हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPAC 114 कंटेम्पररी इश्यूज एंड कंसर्न्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंडर पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सोशल इंक्लूजन का मतलब समझाना है और बताना है कि जेंडर के पर्सपेक्टिव से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हमें ये डिस्कस करना है कि कैसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए सोशल इंक्लूजन जरूरी है और कौन से प्रोग्राम्स, स्कीम्स या इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है सोसाइटी में हर व्यक्ति को बराबरी का मौका देना, चाहे उसका बैकग्राउंड, कास्ट, जेंडर या रिलीजन कुछ भी हो। जब हम जेंडर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वीमेन, ट्रांसजेंडर और जेंडर माइनॉरिटीज को भी वही राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जो किसी और को मिलती है। यह कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज पर बेस्ड है और इससे प्रमोट करने के लिए कई स्कीम्स और पॉलिसीज बनाई गई है। मेन बॉडी। 1. सोशल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट। इसका कोर आइडिया यह है कि सोसाइटी में किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए, सबको एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और डिसीजन मेकिंग में इक्वल पार्टिसिपेशन मिले। सोशल इंक्लूजन का गोल है डिस्क्रिमिनेशन को हटाकर एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाना। 2. जेंडर पर्सपेक्टिव इन सोशल इंक्लूजन। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन काफी कॉमन है, जैसे वेज गैप, फीमेल लिटरेसी रेट का लो होना, डोमेस्टिक वायलेंस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कमी। जेंडर पर्सपेक्टिव का मतलब है कि ऐसे पॉलिसीज बनाई जाएं जो वीमेन और जेंडर माइनॉरिटीज को एम्पावर करें। 3. सरकारी स्कीम्स और लीगल सपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 14 समा कानून के सामने, 15 भेदभाव की मनाही और 16 जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी जेंडर इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं हाथ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, उज्ज्वला योजना और मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, ये सब विमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाए गए हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 जेंडर माइनॉरिटीज के इंक्लूजन के लिए एक बड़ा स्टेप है। 4. चैलेंजेस और आगे का रास्ता। पेट्रियार्की, जेंडर स्टेरियोटाइप्स और लैक ऑफ अवेयरनेस अभी भी बड़े रोड ब्लॉक्स है। वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस और डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में वीमेन का कम होना मेजर चैलेंजेस है। जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। कंक्लूजन। जेंडर के पर्सपेक्टिव से सोशल इंक्लूजन एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। इससे सिर्फ इक्वालिटी नहीं बढ़ती बल्कि डेवलपमेंट भी इंक्लूसिव बनता है। सरकारी पॉलिसीज को सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि मीनिंगफुल एक्शन बनाना होगा। जब तक सोशल माइंडसेट नहीं बदलेगा, इंक्लूजन अधूरा रहेगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, राइट अ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट एंड स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं। आपको पहले इसका डेफिनेशन देना है और फिर पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। अगर हो सके तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी डिसएग्रीमेंट या झगड़े को शांति से सुलझाने का प्रोसेस। इसका मेन गोल होता है कि दोनों पार्टीज के बीच समस्या का समाधान मिले और रिलेशन बेहतर हो। कॉन्फ्लिक्ट हर लेवल पर हो सकता है, पर्सनल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशनल। इसके स्टेजेस को समझना एडमिनिस्ट्रेटर्स और लीडर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जब 2 या ज्यादा लोग या ग्रुप्स किसी मुद्दे पर डिसएग्री करते हैं तो उस झगड़े को पीसफुली सॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहलाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी और डेली लाइफ में ये प्रोसेस बहुत काम आता है। थिंकर्स जैसे मॉर्टन डॉइश ने कोऑपरेशन और शांति पर फोकस दिया है। 2.
इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, समाज और ऑर्गेनाइजेशंस में शांति बनाए रखने में मदद करता है। कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। वायलेंस और लीगल इश्यूज से बचा जा सकता है। ट्रस्ट और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। 3. स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ए. कॉन्फ्लिक्ट को पहचानना, आइडेंटिफाइंग द कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होता है कि कोई प्रॉब्लम या डिसएग्रीमेंट है। इसमें लिसनिंग और ओपन कम्युनिकेशन जरूरी होती है। बी. दोनों साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझना। हर पार्टी अपना ओपिनियन और कंसर्न बताती है। रूट कॉज समझने की कोशिश होती है। जरूरत हो तो एक न्यूट्रल मीडिएटर भी हो सकता है। सी. सॉल्यूशन ढूंढना, एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशंस। सब पार्टीज मिलके पॉसिबल सॉल्यूशंस सोचती है। इस स्टेज में ब्लेम नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस होता है। डायलॉग और क्रिएटिव आइडियाज का यूज होता है। डी. बेस्ट सॉल्यूशन चूज करना। सब आइडियाज के बाद एक ऐसा सॉल्यूशन चुना जाता है जो सबको एक्सेप्ट हो। वो सॉल्यूशन सबकी नीड्स को एड्रेस करे। ए. इम्प्लीमेंटेशन और फॉलोअप। जो डिसीजन लिया गया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मॉनिटर भी किया जाता है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। अगर जरूरत हो तो प्रोसेस दोबारा भी किया जा सकता है। 4. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मेथड्स। नेगोशिएशन। दोनों पार्टीज डायरेक्टली बात करके सॉल्यूशन निकलती है। मीडिएशन। एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी दोनों साइड्स की बात सुनता है। आर्बिट्रेशन। एक थर्ड पार्टी डिसीजन लेता है जो बाइंडिंग होता है। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। सब मिलके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल्स। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेटर्स को पॉलिसी या डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने पड़ते हैं। विलेजेस में पंचायत इनफॉर्मल वे में लैंड या परिवार के झगड़े सॉल्व करती है। इंटरनेशनल लेवल पर यूएन मीडिएशन करता है देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स में। कंक्लूजन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक जरूरी स्किल है जिसे हर लेवल पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम इसके स्टेजेस और मेथड्स को अच्छी तरह समझें तो किसी भी झगड़े को शांति और समझदारी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे न सिर्फ समस्या सुलझती है बल्कि लोगों के बीच विश्वास और कोऑपरेशन भी बढ़ता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Code of ethics has evolved over time and consists of 7 principles. Examine. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कोड ऑफ एथिक्स का मतलब बताना है, कैसे ये टाइम के साथ डेवलप हुआ है और इसमें जो 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। साथ ही एग्जाम्पल्स भी देना है जहां जरूरत हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा फॉर्मल गाइडलाइन होता है जो किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल्स या ऑफिशियल्स के बिहेवियर को गाइड करता है। ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे जैसे समाज और गवर्नेंस बदला वैसे वैसे एथिकल स्टैंडर्ड्स भी इवॉल्व हुए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये कोड इंश्योर करता है कि ऑफिसर्स ईमानदारी से काम करें। थिंकर्स जैसे वुड्रो विल्सन और पॉल एप्पलबी ने एथिकल गवर्नेंस पर जोर दिया है। मेन बॉडी। 1. एवोल्यूशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। शुरू में एथिक्स पर्सनल मोरालिटी या धार्मिक बिलीफ्स पे बेस्ड होता था। मॉडर्न गवर्नेंस के साथ फॉर्मल एथिकल फ्रेमवर्क्स की जरूरत महसूस होने लगी। 19th और 20th सेंचुरी में, खासकर वर्ल्ड वॉर के बाद, एथिकल सिस्टम्स को फॉर्मलाइज किया गया। इंडिया में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 ने एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की एडवाइस दी थी, जैसे कि सिविल सर्विसेज कोड और सिटीजन चार्टर्स। 2. इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एथिक्स एंश्योर करता है कि पब्लिक सर्वेंट्स फेयर, अनबायस्ड और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करें। ये सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब करप्शन या ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाते हैं, टैब एथिक्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। एग्जाम्पल। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 जैसे कानून एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। 3. The 7 Principles of Code of Ethics. कोड ऑफ एथिक्स के 7 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। इंटीग्रिटी, हमेशा ईमानदारी से काम करना बिना पर्सनल फायदे के। ऑब्जेक्टिविटी, डिसीजन फैक्ट्स पे बेस्ड होने चाहिए, ना कि बियास या इमोशंस पे। अकाउंटेबिलिटी, अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह रहना। ट्रांसपेरेंसी, काम का तरीका पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग में सच्चाई होना चाहिए। लीडरशिप, खुद अच्छा एग्जाम्पल बनकर दूसरों को इंस्पायर करना। सेल्फलेसनेस, हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना।
यह प्रिंसिपल्स नोलन कमिटी रिपोर्ट 1995 से इंस्पायर्ड है और आप कई कंट्रीज जैसे इंडिया भी इन्हें फॉलो कर रही है। 4. एप्लीकेशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में एथिकल रिफॉर्म्स के लिए मिशन कर्मयोगी जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और डिजिटल टूल्स यूज किए जा रहे हैं। कई स्टेट्स ने सिटीजन चार्टर्स, आरटीआई और गवर्नेंस के टूल्स अडॉप्ट किए हैं। टीएन सेशन और ई श्रीधरन जैसे ऑफिसर्स एथिकल लीडरशिप के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मॉरल फाउंडेशन होता है। जैसे जैसे गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इन 7 प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। अगर पब्लिक सर्वेंट्स इन वैल्यूज को फॉलो करें तो निश्चित रूप से गवर्नेंस लोगों के लिए और बेटर हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Describe the concepts of efficiency and effectiveness. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें efficiency और effectiveness के मीनिंग को समझाना है, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, और ये बताना है कि ये कॉन्सेप्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स और रेलेवेंस भी देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम रिसोर्सेज में काम पूरा करना, जबकि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही गोल को अचीव करना। दोनों एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होते हैं। पीटर ड्रकर जैसे थिंकर्स ने कहा है कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। मेन बॉडी। 1. एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। एफिशिएंसी का मतलब है किसी काम को कम से कम समय, पैसा और मैनपावर के साथ पूरा करना। यह इनपुट आउटपुट रेशियो पे फोकस करता है, काम कम रिसोर्सेज में हो जाए। एग्जाम्पल, अगर एक ऑफिस 100 एप्लीकेशन सिर्फ 2 क्लर्क से प्रोसेस कर ले तो वो एफिशिएंट है। की फीचर्स। रिसोर्स का सही यूज, टाइम का बचत, कॉस्ट कंट्रोल, वेस्टेज अवॉइड करना। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस या गवर्नेंस पोर्टल्स का काम टाइमली और कम लोगों से हो जाए तो वो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। 2. इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब है सही गोल को अचीव करना, चाहे रिसोर्सेज थोड़ा ज्यादा लग जाए। यहां फोकस होता है रिजल्ट पे, ना कि प्रोसेस पे। एग्जाम्पल, अगर एक हेल्थ प्रोग्राम दूर गांव तक पहुंचकर एक्चुअल हेल्थ इंप्रूव करता है तो वो इफेक्टिव है। की फीचर्स। गोल ओरिएंटेड अप्रोच, आउटकम पे फोकस, पब्लिक नीड फुलफिल होना, क्वालिटी सर्विस देना। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें ज्यादा खर्चा हुआ पर सैनिटेशन में रियल इंप्रूवमेंट आया तो वो इफेक्टिव पॉलिसी है। 3. एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस। कभी कभी कोई काम एफिशिएंट होता है पर इफेक्टिव नहीं, जैसे डिजिटाइजेशन तो हो गया पर स्टाफ ट्रेंड नहीं है। पब्लिक को ZYA डिटार आउटकम चाहिए होता है, इसलिए इफेक्टिवनेस जरूरी होती है। डेवलपिंग कंट्रीज में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट्स का बैलेंस जरूरी होता है। एग्जाम्पल, PM उज्ज्वला योजना में अगर गैस कनेक्शन मिल गया, इफेक्टिव, लेकिन डिलीवरी डिले हुई या लीकेज हुआ, इनएफिशिएंट, तो इम्पैक्ट कम हो जाता है। दोनों जरूरी है। कंक्लूजन। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों अच्छे गवर्नेंस के फाउंडेशन है। एफिशिएंसी रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना सिखाता है और इफेक्टिवनेस एंश्योर करता है कि गोल्स अचीव हो। दोनों का बैलेंस होना हाई स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान है। इससे पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है और रिजल्ट्स भी बेटर मिलते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।